हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मोशन अराउंड अस। इसमें हमें ये बताया गया है कि जो एवरीथिंग इन नेचर इज़ इन मोशन। जो भी नेचर में है, कोई भी चीज़ हो, वो मोशन में है। चाहे वो मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो लाइक प्लैनेट्स, सन, अर्थ, मून, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हों। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। And what a variety in motion we have in nature, like fleeting butterflies, slithering snakes, hopping hares, galloping horses means दौड़ते हुए हॉर्स, और टेंड्रिल्स ऑफ क्लिम्बर्स ट्विनिंग अराउंड ए स्पॉट। आपने बेल देखी होगी किसी भी चीज़ की, तो वो क्या करते हैं, जो स्पॉट उसे मिलती है उसको ये चारों तरफ बढ़ती रहती है, वो भी एक टाइप का मोशन दिखाती है। क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स या डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स इन ए सनबीम, स्मोक पार्टिकल्स मूविंग इन एयर। तो ये सब क्या है, ये मोशन दिखाते हैं हमें कि हर पार्टिकल मोशन में है। अब हम देखते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब मोशन मिला के ये जो 3 टाइप के मोशन बनते हैं, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में आप एक स्ट्रेट पाथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, वो होता है लीनियर मोशन। सर्कुलर में आप एक क्लोज्ड पाथ में मूव करेंगे। और ऑसिलेटरी मोशन में जैसे पेंडुलम लगा लो आप, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं इसके, ये मेन पोजीशन होती है। तो ये जो मोशन होता है टू एंड फ्रोथ का, ये हो गया ऑसिलेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो लीनियर मोशन होता है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हमने पिछले चैप्टर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इस टाइप का। तो थिंक इट ओवर में हमारे पास है कि हाउ मच डिस्टेंस शुड वी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक अहेड टू अवॉइड ए कोलिजन इफ द सडनली अप्लाइज द ब्रेक। अगर हमारे आगे कोई ट्रक चल रहा है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो हमें कितना, और आप ये पीछे व्हीकल में हो, अपनी कार में हो, तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप एक चीज़ याद रखिए, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉलोइंग डिस्टेंस के। आपके आगे जो गाड़ी है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप दोनों के बीच, यानी ट्रक और आपकी गाड़ी के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि कोलिजन ना हो। और अगर डिस्टेंस कम है तो अगर आप दोनों, स्पीड कम है अगर आपकी, तो ट्रक और आपके बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो भी कोलिजन नहीं होगा। तो एक इसे कहते हैं, एक होता है गैप ऑफ 3 to 4 सेकेंड, यानी इस डिस्टेंस को हम टाइम के उसमें मेज़र करते हैं कि हमारे पास 3 to 4 सेकेंड्स होने चाहिए। ओके। और अगर रोड स्लिपरी है या रेनी कंडीशन है, उस केस में एटलीस्ट हमारे पास 6 सेकेंड होने चाहिए टू अवॉइड कोलिजन। ओके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ेंगे हम। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है, और इसे हम कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके। और ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन होता है जो हम स्टडी करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। स्विमिंग पूल है, इसमें ये 6 स्विमर्स हैं, ये एक रो में ही स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये कैसा मोशन हो गया, एक सिंगल पाथ पे कर रहे हैं या सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो ये है लीनियर मोशन। ओके। दूसरा है, एक कार है जो हाईवे पे जा रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल हो गया। आपने बास्केटबॉल देखी होगी, तो जब आप बास्केटबॉल को बास्केट रिंग में डालते हैं
बास्केट में डालते हैं, उस वो डालने के बाद जो यहाँ से हमने बास्केट में डाल दी और नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ से ये जो ग्राउंड तक का जो मोशन होता है इसका, ये होता है लीनियर मोशन। ओके, वैसे ही अगर कोई ट्रेन है वो एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे जाने लग रही है, तो वो भी एक टाइप का है लीनियर मोशन। ओके सर, अगर हमने मोशन किसी ऑब्जेक्ट का डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। जैसे 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद लगा लो आप 10 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, 20 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, तो वहाँ से हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन का पता लगेगा। अब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ डू वी डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को हमें और उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें उसकी क्या बताती है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस we also specify the direction from the reference point in which the object is located to describe its position। ठीक है, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी। अब देखिए इसमें, अगर ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही उसकी पोजीशन में, तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। ओके, यहाँ पे हमारे पास फिगर 4.2 में एग्जाम्पल है, एन एथलीट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ये एक एथलीट है, फीमेल एथलीट है, तो और ये रन कर रही है एक स्ट्रेट ट्रैक पे। अब हमने इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये चली है, ये तो है नहीं कि ये पूरे ट्रैक पे रनिंग ही कर रही है, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो उसकी होगी जहाँ से इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है उसे हमने मान लिया 0 टाइम, 0 पे 0 मीटर। ठीक है, उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन को हमने 2 पार्ट्स में एक्सटेंड किया। ये आगे एक्सटेंड कर दिया हमने फॉरवर्ड और यहाँ से बैकवर्ड। यहाँ 0 मीटर मान लिया हमने। जो फॉरवर्ड का डिस्टेंस है ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमने यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज़ किया। ओके, और जो बैकवर्ड है वो हो गया माइनस का। तो यहाँ से हमने लाइन पे पॉइंट बना दिए 20 मीटर, 40 मीटर, 60, 80 मीटर और 100 मीटर। ओके, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब हमने इस लाइन पे 2 पॉइंट बना दिए, मार्क किए हैं बी और ए। बी कितने डिस्टेंस पे हो गया, 40 मीटर पे, और ए हो गया 100 मीटर पे ओरिजिन से। ठीक है, अब हमें इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई कर दी, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, मतलब पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड और माइनस मतलब बैकवर्ड। तो पोजीशन टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया 0, इसके जो राइट में पोजीशन है उसे हमने पॉजिटिव मान लिया और जो लेफ्ट में पोजीशन है उसे हमने मान लिया नेगेटिव। ठीक है, इसमें ये नोट कीजिए आप, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड ए टाइम इंटरवल आर नॉट द सेम थिंग। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे टाइम 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। और टाइम इंटरवल हो गया जैसे कि टाइम 10 सेकेंड टू टाइम 15 सेकेंड। ओके, यानी
10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में जो टाइम है 5 सेकंड का, वो हो गया उसका टाइम इंटरवल। ये दोनों सेम थिंग नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एन इंस्टेंट ऑफ ए टाइम इज ए सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको बताया है। वेर एज जो टाइम इंटरवल होगी ये होगी ड्यूरेशन होगी बिटवीन टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ ए क्लॉक, ये आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ओके, हमने मान लिया कि ये जो एथलीट है ये ओरिजिन से शुरू हुआ, यानी 0 मीटर से शुरू हुआ, और जब टाइम था 0 सेकेंड, ये एक पॉइंट बी पे पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है। और जो पॉइंट बी पे पहुंचा है वहाँ पे टाइम हमें दे रखा है 16 सेकेंड। अब हमें ये बताना है कि, और इस ये ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे पहुंचा है ये 10 सेकेंड में। ओके, 1 सेकेंड, टाइम 0 था तो ये ओरिजिन पे था, और पॉइंट बी पे ये पहुंचा है, टाइम 4 सेकेंड में पहुंचा है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद पॉइंट ए पे ये पहुंचा है 10 सेकेंड में। अगर ये रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ आता है पॉइंट बी पे, तो इसको लगते हैं 16 सेकेंड। ओके, इसको लग गए 16 सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, इसकी कितनी होगी। तो डिस्टेंस का ट्रेवल्ड बाई एथलीट कितना होगा, यहाँ से ये गया, पहले बी पे गया 40 मीटर, उसके बाद ये बी से ए पे गया, ये 60 मीटर हो गया, उसके बाद वापस ये ए टू बी आया है, यानी 40 प्लस 60 प्लस 60। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 160 मीटर। यानी इस एथलीट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो जाएगा 160 मीटर, कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। और अब हमें इसकी बतानी है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं जो इनिशियल पोजीशन थी उसकी और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस, वो होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियल पे 0 पे था और फाइनल पे जब रिटर्न बैक आया तो 40 पे आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ओ बी इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है नेट चेंज होता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिवन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ओके, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स। डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने बताना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद यूनिट्स उसे कहते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड स्केलर। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जिन क्वांटिटीज का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप, क्योंकि दोनों लेंथ होगी और लेंथ हमेशा क्या होती है, मीटर में। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बैक नहीं आ रहा हो, तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है।
अब हम इस चीज़ को एनालिस करते हैं। इस ये डायग्राम है हमारे पास फिगर 4.5। इसमें दिखाया गया है एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है। पॉइंट ये पॉइंट ओ हो गया, इसे ऊपर फेंक दिया है। जो मैक्सिमम लिमिट ये पहुंचता है बी तक। बी तक पहुंचने के बाद दोबारा ये नीचे उसी पाथ से आएगा। ये जो साइड में पाथ दिखा रहा है ये आपको बस क्लियरिटी के लिए है, क्योंकि अगर हम पेज पे ही दिखाते तो ये आपको क्लियर नहीं होता। ठीक है, अब हमने टेबल्स को, ये जो टेबल दी हुई है मैंने ऑलरेडी फिल कर दी थी ताकि हम टाइम को बचा सकें। 0 सेंटीमीटर पे हमारा डिस्टेंस, जब पोजीशन ओ पे थी तो हम ओ पे थी पोजीशन, तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थी। ओके, 0 0। जब हमारा बॉल ए पॉइंट पे पहुंची, ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका डिस्टेंस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे हम ओरिजिन से हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, अपवर्ड में है या डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड है तो 40 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। बी पॉइंट ये हो गया। इस बी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये भी 140 सेंटीमीटर, और ये किस डायरेक्शन में होगी, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सी पोजीशन पे, ये सी पोजीशन आ गई, तो 140 ये हो जाएंगे, और 140 to 80 कितना होता है, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये 60 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 140 प्लस 60, 200। ओके, और डिस्प्लेसमेंट हमें इसकी बतानी है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टोटल ये 140 है, डिस्प्लेसमेंट होगी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये टोटल 140 है, इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80। तो सी पॉइंट पोजीशन जब है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 80, और ये ओरिजिन से किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जब ये दोबारा ओ पे आ जाता है, ओरिजिन पे आ जाता है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 140 प्लस 140 280, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। ठीक है, अब हमारे पास ये थर्ड में दिया गया जो हमने डाटा फिल्ड किया ये इस 4.1 टेबल में। अब हमने इसमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए बताना है कि कौन सा ट्रू है। इट इज़ नेवर 0, ऐसा तो नहीं है, 0 तो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, या हमने पढ़ा फाइनल केस में जब पोजीशन ओ पे वापस आ जाता है, तो ये हो गया फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इस पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, ये भी फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया इसका 140 इधर और 140 इधर। तो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल, यहाँ पे इक्वल हो गया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी पे, ये इक्वल होगा या लेस होगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, जो ऊपर एग्जांपल दिया गया था सिंगल ट्रैक का। इसमें पूछा गया व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। जो हमने पिछला फिगर 4.4 में जब वो एथलीट रन कर रही थी सिंगल पाथ पे, तो उसमें पूछ रहा है ये कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब एथलीट अपनी इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट पे जहाँ से उसने स्टार्टिंग की है वहाँ वापस आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा उस केस में, जितनी उस पाथ की लेंथ है जहाँ तक वो गया, मान लो कि वो गया इस पॉइंट तक, यहाँ तक की लेंथ है L, तो यहाँ से वो वापस आ गया। ठीक है, वापस आने के बाद डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम होगी, और
डिस्टेंस कितना हो गया, पहले एल गया फिर एल आया, तो एल प्लस एल 2L। ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं फ्यूल जो यूज़ होता है व्हीकल में डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। जो व्हीकल में फ्यूल यूज़ होता है वो किस बेस पे यूज़ होता है, डिस्टेंस टेबल पे या डिस्प्लेसमेंट पे। तो वो यूज़ होता है डिस्टेंस पे। अगर कोई कार है जिस पोजीशन से वो गई, मान लो कि आप अपने घर से कार ले गए, आप रोहतक में रहते हैं, आप अपने घर से कार ले गए और वापस अपने घर कार ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका फ्यूल नहीं लगा, फ्यूल तो आपका यूज़ हुआ है। और वो फ्यूल यूज़ क्यों है, क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया गाड़ी ने आपकी। ओके। और थर्ड हमारे पास है, एक बॉल है जिसे पोजीशन ओ से, इंक्लाइन ट्रैक है ये, पोजीशन ओ से उसे फेंक दिया या इंक्लाइन उसे रोल किया जाता है। ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ये कह रहा है कि आप ओरिजिन मान लीजिए, तो हमने इसके मोशन को भी ओरिजिन और इट्स मोशन फ्रॉम, ये ओ पॉइंट है ये डी पॉइंट है, और जो इसका मोशन है यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन है एज शोन इन फिगर 4.3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक। ठीक। हमें बताना है जो वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ए बी सी डी। ठीक है। हमने पोजीशन मान ली इसकी ए बी सी डी, 4 पोजीशन मान ली। डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ओरिजिन से डिस्टेंस ए का कितना है 40 मीटर, बी का 40 + 10 50, सी का 40 + 10 + 20 70, और डी पे 70 + ये 30 100। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिटर्न बैक नहीं आया, तो जितना डिस्टेंस है उतनी ही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, ये होंगे हमारे इक्वल। मोशन है एक चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन जो है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे डिस्क्राइब किया जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके। बट कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और स्लो मूव कर रहा है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव। एवरेज स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट है कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। और एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल से। ठीक है। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है और वो कितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया गया है उसे कहते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उसके, लेकिन उस अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उस केस में वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये देखो यूनिफॉर्म मोशन में ये ऑब्जेक्ट है, ज़ीरो ओरिजिन से शुरू हुआ, इसमें हमने 5 मिनट 5 मिनट का टाइम इंटरवल ले लिया। 5 मिनट में वो 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगले 5 मिनट में भी 6 किलोमीटर करता है, अगले 5 मिनट में भी 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो इस केस में इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, शुरू के 5 मिनट में तो उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर, यानी टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हर बार अलग है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट या तो मूव करेगा विद इंक्रीसिंग स्पीड और या मूव करेगा डिक्रीसिंग स्पीड, या दोनों से मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि 6 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। अगर यहीं ये होता है 6, 8, 10 तो ये इंक्रीसिंग स्पीड से होता। अगर ये होता है 6, 4, 2 तो ये होता है डिक्रीसिंग स्पीड से। ओके, अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम आर इंक्रीसिंग, जो बता दिया जाए, आपको बताया था 6, 6, 7, 8, तो ये स्पीड होगी उसकी इंक्रीसिंग। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं 4.1। इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि दो पोस्टमैन हैं, ये हम मान लेते हैं दो पोस्टमैन हैं और ये एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 210 योजन। योजन ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, इसमें जो ये पोस्टमैन ए है ये ट्रैवल करता है 9 योजन्स पर डे और ये दूसरे वाला ट्रैवल करता है 5 योजन पर डे। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो इनके ये 9 + 5 हो जाएंगे, ये दोनों क्वांटिटी ये प्लस होंगी। अगर ये दोनों अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये यहाँ रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये ट्रैवल कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से और ये ट्रैवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में, तो इसको तो ये लगेगा कि ये सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। ओके, अगर सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट में मूव कर रहे हैं तो दोनों को लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है, 6 + 9 ये हो जाएगा 15। ओके, तो अब इसमें हमें पूछा है कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मैनी डेज दे विल मीट ईच अदर। टाइम पूछा है कि कितने टाइम में ये मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इनके स्पीड कितनी होगी 9 + 5 14 और डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 14 की यानी 15 डेज, और टाइम 15 डेज आ गया। तो 15 डेज में फर्स्ट पोस्टमैन है, इसने कितना मूव किया, टाइम है हमारे पास और इसकी स्पीड दे रखी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को इसकी स्पीड से, 15 × 9 मीन्स 135, यानी इसने इतना 135 योजन डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो बच गया वो दूसरे ने किया। 210 में से हम माइनस कर देंगे 135, तो ये आ जाएगा 75, यानी दूसरे पोस्टमैन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 75 योजन्स। ये कहता है कि स्पीड हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है हमें। अब हम अनदर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, और जो बताती है हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन। स्पीड में सिर्फ वो पोजीशन बताती है हमें कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन का भी पता लगता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी चेंज इन पोजीशन और टाइम इंटरवल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो t5 सेकंड पे 6 मीटर पे था और अगले 5 सेकंड में यानी 10 सेकंड, यहाँ टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम 5 सेकंड ले लिए, यहाँ हमने ले लिया 10 सेकंड। 6 मीटर पे उसकी पोजीशन थी 6 मीटर और अगले पे थी 15 मीटर। तो ये जो चेंज इन पोजीशन कितनी होगी, 15 - 6 9, और कितने टाइम में हुई
यहाँ 5 सेकंड था, यहाँ 10 सेकंड था, तो कितना है 5 सेकंड। तो ये जो 9 मीटर पोजीशन चेंज हुई 5 सेकंड में, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसे हम चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कहें। ओके, तो इसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस और माइनस से। अगर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड बाय ए प्लस और माइनस साइन। ये नोट में हमें ये नोट करना है, जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो एवरेज स्पीड होती है और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है इन ए टाइम इंटरवल आर इक्वल, अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी और एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। और एसआई यूनिट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की सेम रहती है। इस फार्मूला में ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मीटर और टाइम होता है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड। और एसआई और कॉमनली हम करते हैं किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और स्लो ए चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी हैपन्स वी यूज आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है रेशो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कोरोस्पोंडिंग चेंज इन टाइम। एक क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है उसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये सारंग है, ये एक स्विमिंग पूल है। ये इस क्वेश्चन में हमें कहता है सारंग को 50 सेकंड्स लगते हैं एक पोजीशन से, सारंग को 50 सेकंड लगते हैं। सारंग ने यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट की, इस पॉइंट पे पहुंचा और वापस आया, तो इसमें सारंग को लगते हैं 50 सेकंड्स। हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है विद इन टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकंड। 50 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और डिस्टेंस हमें दिया है, जो लेंथ दे रखी है इस पाथ की वो है 25 मीटर। 25 मीटर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 50 हो गया, 25 मीटर आगे गया फिर वापस आया, 50 अपॉन 50 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन में क्या हुआ? जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे आ गया, तो पोजीशन में कोई चेंज हुआ या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज हुआ? नहीं, दोनों जीरो हैं। तो 0 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी ये। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, और उसके बाद यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। एक बार तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए और उसके बाद आप साउथ में आ गए, पहले नॉर्थ में गए फिर साउथ में आ गए, और डिस्टेंस दोनों टाइम आपने इक्वल ट्रैवल किया, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल हो गया 400, और स्पीड आपकी कितनी होगी? टाइम कितना होगा आपका? 3 आवर जाने के, 2 आवर्स आने के, 5। तो 400 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से, तो 80 किलोमीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 ही रही, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। 5th क्वेश्चन में ये हमसे पूछता है कि अंडर व्हाट कंडीशन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 व्हाइल इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट 0। इन दोनों एग्जांपल्स में किया हमने। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 होगी और एवरेज स्पीड उसकी नॉन 0 होगी, या क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है।
यहाँ पे हमें बता रहा है जो स्पीडोमीटर होता है ना व्हीकल का, वो स्पीडोमीटर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि किस मैग्नीट्यूड से जो हमारी कार है मूव कर रही है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो कार को दी जाती है उसके जो टायर्स होते हैं, जो वो टायर्स होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी एट इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल है ये भी। अब हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, एवरेज एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उस टाइम इंटरवल में, उसे ही हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप रेस्ट पोजीशन में हैं और गाड़ी चल पड़ी, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक झटका लगता है। और सिमिलरली एक केस होता है जब आपकी गाड़ी मोशन में है और सडनली ब्रेक लग जाते हैं, तब भी आपको महसूस करते हैं कि आपको झटका लगे। तो ये जो अक्रेंस है ना, जो फीलिंग ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, दोनों केस में चेंज हुई है। पहले आप रेस्ट पे थे, जैसे ही गाड़ी चली आप आए मोशन में, और दूसरे केस में आप मोशन में थे लेकिन जब ब्रेक लगे तो आप आगे रेस्ट में। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ देखिए हमने मान लिया किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t1 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी होगी v टाइम t2। एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम कितना है, टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1, और इसकी यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया, वैसे ही हमें एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी चाहिए। मान लो ये कार है, ये स्पीडिंग अप कर रही है, यानी कार की स्पीड बढ़ रही है। तो इस केस में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों बढ़ेगी। द एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन कार स्लो हो रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन कार स्लो हो रही है। कार स्लो हो रही है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी है डिक्रीजिंग। सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, या वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो फ्रॉम चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन इट्स डायरेक्शन और बोथ। एवरेज एक्सेलरेशन जो रिजल्ट करेगी वो दोनों चीज़ों से करेगी, उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और चेंज इन इट्स डायरेक्शन, या दोनों। या हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार्स is generally specifies the time taken by the car to go from 0 किलोमीटर पर आवर to 100 किलोमीटर पर आवर। एवरेज जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, उसमें हम मेज़र करते हैं कि कार को 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो वो मैग्नीट्यूड बताता है एवरेज एक्सेलरेशन का। तो इसमें आपको अपने इंटरनेट पे देखना है, यहाँ उसमें कार टाइप लिखनी है अपने कौन सी कार टाइप है और उससे कितना टाइम लगता है 0 to 100 किलोमीटर जाने में, तो वहाँ से आपके एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी 0 से 100 जा रही है तो कितनी हुई 100, और टाइम टेकन कितना लगा उसे। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 4.3। एग्जाम्पल इसमें
हमें बता रहा है कि एक बस है जो मूव कर रही है, ये एक स्ट्रेट पाथवे है, इसमें बस मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हम 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से एक्सेलरेटर दबा दिया 10 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी बस की इंक्रीज होकर कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ टाइम के लिए बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके बाद ड्राइवर ने क्या देखा, यहाँ एक ऑब्स्टेकल्स है यानी एक पेड़ कटा हुआ है, तो उसने ब्रेक मार दी, और बस उसके बाद द बस स्टॉप्स टू ए स्टॉप इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, ब्रेक मारने के 5 सेकेंड बाद बस रुकी। अब हमने इस क्वेश्चन में बताना है एवरेज एक्सेलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड और या व्हेन द ब्रेक वाज प्रेस्ड। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो आपने उसे डायरेक्टली कर दो 5/18 से डिवाइड कर दो, तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ हमने कर दिया 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60। यहाँ से हमने निकाल लिया इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और उसने जब एक्सेलेरेटर दबाए रखा, वो वाला केस कर रहे हैं हम, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को हमने कर दिया 5/18 से, 18 3 ज़ा 54, यहाँ से आ गया हमारी 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम उसे लगा 10 सेकंड का। तो हमें एक्सेलरेशन बतानी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कितनी थी उसकी, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल उसकी थी 10, और कितना टाइम लगा उसे 10 सेकंड, तो 5/10 यानी 0.5, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले 36 थी, उसके बाद 54 थी, द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। ओके, सेकंड केस है, इसमें 54 से मूव कर रहा था, यानी इस केस में इनिशियल हमारी 54 होगी, वही 15 मीटर पर सेकंड, और बस अचानक रुकी यानी ब्रेक लगा दी और स्टॉप होगी, तो फाइनल होगी 0 सेकंड, और टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो सेम एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये आ गया -3 मीटर पर सेकंड। इसमें हमारी क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, तो ये दिखा रहा है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी की। नोट, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है वेरी फास्ट एंड येट हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट ऑन हाउ क्विकली इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज़ पे नहीं करेगी कि कितनी तेज़ मूव कर रहा है। मान लो कि वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। जो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन आइदर बी कांस्टेंट और चेंजिंग। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। इसका हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमने h हाइट से यानी 80 मीटर हाइट है, यहाँ से नीचे ड्रॉप कर दिया, वर्टिकल पाथ लिया यानी स्ट्रेट लाइन में इसका पाथ हो गया। जब ये
नीचे आ रही थी, तो उसके बाद इसकी हमें डिफरेंट इंस्टेंट्स पे स्पीड दिखाई गई है। पहले 0, फिर 9.8, फिर 19.6। तो हर केस में क्या हो रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मैग्नीट्यूड होएगा हर इंटरवल ऑफ टाइम पे, और उसकी डायरेक्शन बतानी है। टाइम 0 सेकेंड, इनिशियल पोजीशन u0 टाइम 0, टाइम 1 सेकेंड पे 9.8, यानी कि फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 9.8, इनिशियल 0 और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। ऐसे ही अगले केस में बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 19.6 माइनस 9.8 अपॉन टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 सेकेंड। तो हमने देखा कि हर केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8। एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन भी किस में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही है। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, और इसे डिनोट किया जाता है g से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे कि हम मोशन को ग्राफ्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ में, जैसे एक ग्राफ हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिख देंगे, एक एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। टू डिस्क्राइब मोशन वी विल यूज ग्राफ्स टू शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। वो पोजीशन भी हो सकती है, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, और अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करेंगे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये हमने ग्राफ ले लिया, इसमें आप हमें पोजीशन दिखा रखी है, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टाइम दे रखा है, पोजीशन दे रखी है। आपको ऐसा ग्राफ शीट मिलेगी, उस पे सबसे पहले आपने ओरिजिन को डिनोट करना है, और एक लाइन, दो लाइनें परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपस में। इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हम डिपेंडेंसी दिखाएंगे एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ हम पोजीशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की यूनिट ऐसे सेकंड में, और पोजीशन है, लेंथ है मीटर में। अब हमें दिया गया है 0 सेकंड, ओरिजिन बता दिया 0 सेकंड, टाइम को 1 सेकंड का इंटरवल है, तो यहाँ हमने कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, और ये 20 मीटर का है, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी कन्वेंट रहेगा उसी हिसाब से 20, 40, 60, 80, 100, 120। 0 पे इसे हमने थोड़ा डार्क कर दिया। उसके बाद है 1 पे 20 मीटर है, 1 पे 20 मीटर है, तो 1 पे हमने ऐसे, और 20 के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट ड्रॉन किया, उसे हमने हाईलाइट कर दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के। इस पॉइंट को जब हम लिखते हैं तो एक्स एक्सिस जो है वो पहले आता है, जो उस पर कोऑर्डिनेट है, यानी 1 और उसके बाद 20, यानी टाइम 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन है 20। ऐसे 2 सेकंड पे है 40, 3 सेकंड पे कितनी होगी, वो सब पोजीशन यहाँ आती रहेगी। सारी पोजीशन ड्रा करने के बाद जो हमारा ग्राफ है इस हिसाब से बन जाएगा।
वो पॉइंट हमने स्लाइड देखे थे अभी ऊपर, ऐसे पॉइंट बनाए, जो भी पॉइंट आए हमारे, उसके बाद हमें ओरिजिन से, कि ओरिजिन पे भी 0 0 था, सबको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहाँ से हमने देख लिया कि कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है 4.5, जिसमें हम देखते हैं एक व्हीकल है, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और स्पीड अप करता है, और उसके बाद पोजीशन टाइम हमें टेबल 4.4 में दे रखे हैं। अब हमने बनाना है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ। वही एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया पोजीशन है, ये पोजीशन जो होगी मीटर पे, और ये है हमारा टाइम, इसकी यूनिट होगी सेकंड में। 0 सेकंड पे पोजीशन 0 0, तो मार्क कर दिया हमने 0 0। टाइम हमें दे रखा है 0 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ 2 4 6 8 10 12, और ये दे रखा है 1 4 9 16 25 36, तो 5 5 का मान लिया हमने, 5 10 15 20 25 30 35 40। टाइम 2 सेकंड, यहाँ टाइम 2 सेकंड, और पोजीशन है 1 मीटर, तो 1 मीटर 5 और 0 के बीच में कहीं हमने मान लिया यहाँ मिला, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची, इस पॉइंट को ड्रा किया और एक ऐसे खींची। ऐसे ही हम 4 सेकंड 6 सेकंड और 8 10 और 12 के लिए करेंगे, और उसके बाद इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो इन पॉइंटों को मिलाने के बाद ये हमें पता लगे ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये डायग्राम हमने इसका पोजीशन टाइम ड्रॉ कर दिया। अब हमने इंटरप्रेट करना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें और कौन कौन सी क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, कि व्हाट डज द शेप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। ये पहला पोजीशन टाइम ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया था, ये सेकंड कर्व वाला। इसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमने कोई भी दो इंस्टेंट पे ले लें, 0 और 1 के बीच में ले लें तो 20 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में, 1 और 2 के बीच में देखें तो भी 20 मीटर कर रहा है। यानी जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। इस ग्राफ में जो सेकंड ग्राफ है हमारा, इसमें अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखें, जैसे कि 4 सेकंड में देखें, 2 और 4 के बीच में देखें, तो ये क्या हमारा इंक्रीज कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में देख लेते हैं, 4 और 6 के बीच में देखो आप, डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 5, क्योंकि ये 9 पे है, ये 4 पे है, 9 पे है, ये है 4 पे, तो 5 होगी 5/2, और 10 और 12 इक्वल इंटरवल में देखेंगे तो यहाँ पे 25 पे है, यहाँ 36 पे है, तो ये कितना हो गया 11/2। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, जो पोजीशन टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन में है, वो इंडिकेट करता है जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ से हमने ये निकाल भी लिया कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कांस्टेंट है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। ये हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो यहाँ पढ़ा है ये ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। अब हमें इसमें से निकालना है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम सर्च कर सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पे पोजीशन और टाइम के वही यूनिट ले ली, 1 2 3 4 5 6 और 22 120 मीटर। ये
एक लाइन है, ए बी एक लाइन ले ली हमने। अब आपने इस पॉइंट पे मिला दिया एक्स एक्स ए वाई एक्सिस के पहले ड्रॉ किया और इसे एक्स एक्सिस के। ऐसे ही बी पॉइंट को सेम कंटिन्यू किया, हमने ड्रॉ किया। अब हमने ए बी और इसे आगे कंटिन्यू किया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए बी सी। ए पे हमारी पोजीशन पता लग जाएगी ग्राफ पे कितनी है, S1 40, बी पे कितनी है, S2 80, और टाइम इंटरवल कितना है, T1 और T2 2 सेकंड। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल 80 है, इनिशियल 40 थी, मीन्स 40, और टाइम कितना है 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। नहीं, जो पोजीशन टाइम है ग्राफ है, उसकी जो स्लोप होएगी ना, वो हमें बताती है वेलोसिटी। और स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है BC और ये बेस है, BC परपेंडिकुलर और बेस है AC। ये हमने 20 मीटर सेकेंड निकाला, ये बताया गया है इसमें। स्लोप ऑफ द लाइन आ गई है इसमें, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ये हमने निकाल दिया सारा। ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल करते हैं। What does the graph shown in figure 4.15 indicates about the nature of motion of the vehicle? ये ग्राफ दिया हमें और इसमें ये पूछ रहा है कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें बताना है कि ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहे हैं। हमें देखा टाइम 0 सेकंड ले लिया, तो उस पर उसकी पोजीशन है 40। उसके बाद कोई भी टाइम का इंस्टेंट ले लिया हम, चाहे 2 सेकंड ले, 3 सेकंड ले, 4 सेकंड ले, तो वो हमेशा 40 मीटर पोजीशन पे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो है रेस्ट की पोजीशन में है, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट की पोजीशन में है। और जब ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में हो या स्टेशनरी हो, तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होता। इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई एग्जांपल नंबर 4.7। इसमें हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है दो ऑब्जेक्ट्स का, ए एंड बी। ये पोजीशन, ये टाइम, ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट। हमने बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज हायर, कि कौन से ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। हमने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लिया आपने, ये यूनिट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर लिया हमने, इस पॉइंट से भी, इस टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर दिया। अब हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। इसकी एक तो पोजीशन ये है और एक ये है, ए की, और टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही है। और बी के लिए एक पोजीशन उसकी ये है और एक पोजीशन उसकी ये है। तो चेंज इन पोजीशन किस कर्व का ज़्यादा हो रहा है, बी का या ए का? ए का हो रहा है, क्योंकि बी का हो रहा है, क्योंकि बी का ये है और ए का ये। तो एवरेज वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होएगी, एवरेज वेलोसिटी होएगी ज़्यादा बी की, क्योंकि इसकी स्लोप भी ज़्यादा है और चेंज इन पोजीशन भी ज़्यादा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन
जरूर ऑन रखें। धन्यवाद।